फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 8 एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, सब्सक्राइब कीजिए वाईशेष चैनल को अगर आपने नहीं किया है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो आप वाइश सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम इन वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे इनिशिएटिव्स और लेकर आपके सामने आते रहें। राइट, और प्रीलिम्स पास आ रहे हैं, बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका 2006 में एक नोटिफिकेशन आया था। राइट, वैसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन 2006 में एक नोटिफिकेशन आया था और इसके बाद एक ड्राफ्ट आया था 2020 में, EIA ड्राफ्ट 2020, जो कि इसमें नहीं दिया गया है फिलहाल। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या रूल्स है, क्या चेंज दिए गए थे, और हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। तो इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं 2006 अमेंडमेंट के। राइट, तो फिर यहाँ पे क्या था कि 2006 का अमेंडमेंट था, उसने इस प्रोसेस को, जो EIA की जो EIA की क्लियरेंस प्रोसेस है, राइट, जो प्रोजेक्ट में अभी तक आपने इतना समझ गए होंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से एक EIA है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। उस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट पे क्या क्या असर पड़ेगा, और हमने बहुत सारे स्टेजेस भी देखे थे, कौन कौन से स्टेजेस को पार करना पड़ता है। उसके बाद आके हमने ये 2006 का अमेंडमेंट देखना शुरू किया। तो ये इसने वो उस प्रोसेस को थोड़ा डिसेंट्रलाइज कर दिया है। राइट, इसको तो मतलब इसके साथ पहले जो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट था, वो अब जाके थोड़ा बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथों में भी आ गया है। फिर देखते हैं। तो इस वजह से, जो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, इसके जो 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 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। ठीक है, तो फिर ये कैटेगरी में ए में ऐसे इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं जैसे कि जो नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेशनल लेवल पे डाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसे कौन देखेगा, सेंट्रल देखेगी। और यहाँ पे देखिए, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी जो नेशनल लेवल की है। और जो दूसरा कैटेगरी है, कैटेगरी बी, यहाँ पे देखिए EAC, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। राइट, ये नेशनल लेवल पे ये द बॉडीज ऐसे देखेगी। बाकी जो बचा है कैटेगरी बी, उसे स्टेट लेवल पे देखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, जो स्टेट लेवल पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, और जो स्टेट की एक्सपर्ट लेवल अप्रेजल कमेटी है। हमने नेशनल लेवल पे कौन कौन सी देखी थी, यहाँ पे आपसे फिर से देख लीजिए। नेशनल लेवल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। और स्टेट लेवल की अपनी इस स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होगी, और स्टेट की अपनी स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होगी। राइट, तो ये प्रोजेक्ट कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स को ये क्लियरेंस देगी स्टेट गवर्नमेंट। राइट, फिर बाद में देखते हैं। तो आफ्टर ये जो 2006 की अमेंडमेंट है, इसके बाद से इस जो EIA की साइकिल है, उसके चार प्रोसीजर्स बन गए, चार साइकिल स्टेजेस बन गए। वही पहला स्क्रीनिंग, फिर दूसरा स्कोपिंग, उसके बाद पब्लिक हियरिंग, और बाद में अप्रेजल। ठीक है, तो अब कैटेगरी ए में ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि, राइट, जिन्हें प्रोजेक्ट रिक्वायर मैंडेटरी क्लियरेंस, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्हें एकदम कंपल्सरीली, मैंडेटरीली इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। तो फिर अब जब स्क्रीनिंग कब करते हैं, कि जब हम देखते हैं कि इसे किसी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस की ज़रूरत है कि नहीं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराने की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन इसमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इस फर्स्ट स्टेज के, क्योंकि हमें पता है ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को इसमें डाला जाता है जिनके मतलब मैंडेटरीली ये क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो स्क्रीनिंग वाली प्रोसेस इसमें स्किप हो जाती है। फिर कैटेगरी बी में स्क्रीनिंग होता है, राइट, और उसके बाद दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2। अब कैटेगरी जो B1 होता है, ये इसे मैंडेटरीली EIA की ज़रूरत होती है। राइट, तो क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट्स देखती हैं। और जो कैटेगरी बी होती है, उसे EIA की ज़रूरत नहीं होती है, किसी इस इन्वायरमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स को। फिर कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स हैं और कैटेगरी B1 के प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें पूरा जो EIA का प्रोसेस है वो अंडरगो करना पड़ता है, वो पूरा करना पड़ता है। और जो कैटेगरी बी होती है, उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है, इससे पूरे जो EIA की प्रोसेस है उसे अलग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है EIA के। एक तरह से फिर से रिपीट ही हो रहा है। राइट, तो अब देखते हैं द डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, रैपिड, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव EIA है और एक है रैपिड EIA। ठीक है, अब ये क्या है, जो वैसे कॉम्प्रिहेंसिव जो EIA होता था, ये क्या था कि इसे काफ़ी लंबा टाइम लगता था। जैसे 4 सीजन्स होते हैं ना पूरे साल भर का, उस पूरे सीजन में EIA कराया जाता था। लेकिन जो रैपिड EIA हो गया, अब वो किसी एक सीजन में डेटा कलेक्ट करेगा। राइट, यहाँ पे दिया गया रैपिड EIA अचीव्स दिस थ्रू द कलेक्शन ऑफ 1 सीजन। ठीक है, वो मानसून को छोड़ के बाकी कोई और सीजन में
अपना डेटा कलेक्ट करेगा, उससे क्या है कि टाइम बचा सकता है, राइट। तो ये एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का स्टेप मान सकते हैं इसे, राइट। क्योंकि वो जो क्लियरेंस का जो टाइम है उसे वो कम कर रहा है, ठीक है। फिर बाद में और क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन EIA कॉम्प्रिहेंसिव एंड रैपिड EIA इज इन द टाइम स्केल। तो ठीक है, जैसे मैंने बताया जो कॉम्प्रिहेंसिव EIA है उसे वो पूरे साल भर में, मतलब साल के 4 सीजन्स इस तरह से वो पूरे सीजन्स को में किया जाता है, और जो रैपिड EIA है उसमें सिर्फ किसी एक सीज़न का डेटा यहाँ पे रखा जाता है, राइट। फिर बाद में रैपिड EIA जल्दी होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और फिर ये जो दोनों EIA है, दोनों एक तरह के जो EIA है, कॉम्प्रिहेंसिव और रैपिड EIA, इसमें जो पूरे सिग्निफिकेंट, मतलब जैसे अभी तक हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे उससे उस इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, ये सब उसमें दिया जाता है। ये रैपिड EIA में भी देते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव EIA, ये नहीं कि जल्दी दे रहे हैं तो ये सब इंक्लूडेड नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, एक तरह से जज नहीं कर रही हूँ, बट ये है कि अगर कर ही रहे हैं तो पूरा EIA को प्रोसेस पूरा करना चाहिए, राइट। ये रैपिड EIA पता नहीं क्या है, आई थिंक ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ही किया गया है, राइट। फिर बाद में रैपिड EIA को मतलब रैपिड EIA इज़ एक्सेप्टेबल इफ़ इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ हुई है कि नहीं, राइट। तो रैपिड EIA का मतलब ये है कि वो जो डिसीजन ऑफ क्वालिटी में होगी वो बरकरार रहेगी, और बस एक फास्टर अप्रोच है। बस इसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मेरी बातें जो है आप इग्नोर भी कर सकते हैं कि ये कौन देखेगा ये सब, और इन सब के बारे में इसके जो ड्रॉबैक्स है सब हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो जो द रिव्यू ऑफ रैपिड EIA, राइट, तो ये रिव्यू किया जाएगा, तो उसे देखा जाएगा कि EIA की ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव EIA की ज़रूरत है या नहीं, मतलब आगे जाके कॉम्प्रिहेंसिव करने की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। फिर बाद में तो इससे क्लियर होता है कि जो क्लियर दैट सबमिशन ऑफ अ प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड कॉम्प्रिहेंसिव EIA इन द फर्स्ट हैंड वुड जनरली बी मोर एफिशिएंट। तो हमें अभी तक समझ में आया है कि जो अगर पूरे सीजन्स में इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो ज़्यादा मतलब अच्छा पिक्चर देगा कि सिर्फ एक सीज़न में लिया हुआ गैदर किया हुआ डेटा देगा, राइट। ये तो मतलब कोई भी समझ सकता है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव, इसीलिए नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव EIA, इसे पूरा क्लियर पिक्चर देता है, बिग पिक्चर देता है। तो नेचर, राइट, तो नेचर के हिसाब से, और लोकेशन और स्केल ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये सब कितनी जगह पे लग रहा है, तो स्केल ऑफ प्रोजेक्ट उस पर निर्भर करता है, राइट। तो EIA की रिपोर्ट, तो उसमें क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, और कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें वही है, डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पैक्ट जोन, कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, एक स्क्रीनिंग मॉडल होना चाहिए, राइट। और उससे मॉनिटरिंग एक नेटवर्क डेवलप करना चाहिए कि किस तरह से उसको मॉनिटर किया जाए, एक नेटवर्क बनाया जाए। तो ये एयर एनवायरनमेंट के लिए है, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स इसमें डालने चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे प्रीवियस स्लाइड में दिया गया था कि शुड कंटेन फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स, जो EIA रिपोर्ट है उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए। तो जब एयर एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो पहले तो वहाँ पे कहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इम्पैक्ट जोन डिटरमाइन किया जाए, पता लगाया जाए। उसके बाद फिर किस तरह से मॉनिटरिंग होगी, उसका नेटवर्क उस तरह से डेवलप किया जाए। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है, जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी होती है, ऑब्वियसली एयर क्वालिटी देखी जाती है, तो पहले एयर क्वालिटी क्या थी वो देखा जाए। उसके बाद जो इम्पैक्टेड रीजन है, राइट, वहाँ से 7 से 10 किलोमीटर की जो पेरीफेरी है, मतलब उसके आसपास की जो पेरीफेरी है, वहाँ पे किस तरह की है एयर क्वालिटी, उस मतलब एग्जिस्टिंग एयर क्वालिटी की स्टेटस क्या है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी की। उसके बाद मॉनिटरिंग द साइट स्पेसिफिक मीटरोलॉजिकल डेटा। अब मीटरोलॉजिकल डेटा जो उस जगह में एग्जैक्टली जहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, वहाँ पे उसकी एग्जैक्टली उस साइट स्पेसिफिक जगह में मीटरोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करना, उसको मॉनिटर करना। जैसे कि वहाँ की हवा की स्पीड में, विंड स्पीड हो गई, वो किस डायरेक्शन में वहाँ पे हवा चल रही है, क्योंकि पॉल्यूशन तो इसी तरह फैलता है ना, विंड चलती रहती है। और ये आपको कॉमन सेंस की बात है, ये सब आपको पता भी होगा कि किस तरह से इन्वायरमेंट को ये सब जांच करना ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी देखा जाता है, एम्बिएंट वहाँ का टेम्परेचर देखा जाता है, और एनवायरमेंटल लैप्स रेट, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ एयर एमिशंस इंक्लूडिंग फ्यूजिटिव एमिशंस, मतलब जो एमिशंस हो सकते हैं इस प्रपोज प्रोजेक्ट में से कौन कौन से एमिशंस हो सकते हैं उनके बारे में पता लगाना, और कितनी मात्रा में एमिशंस होंगे वो पता लगाना। और फिर बाद में आइडेंटिफाई करना, क्वांटिफिकेशन करना मतलब गिनना, आइडेंटिफाई करना मतलब पता लगाना, राइट, उन्हें चुनना। और फिर बाद में क्वांटिफिकेशन मतलब उसे गिनना
कितने लेवल तक होगा, फिर उसे इवेलुएट करना, जांचना, राइट, कि और क्या क्या अलग तरह के वहाँ पे एमिशंस हो सकते हैं, पोटेंशियल एमिशंस और किस तरह के वहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से हो सकते हैं, गाड़ियों के आवाजाही से, राइट। और ये जो इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं विद इन द इम्पैक्ट जोन, तो वो इस इम्पैक्ट जोन में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करें, वहाँ की एयर क्वालिटी पे कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं, और फिर इन सब का क्यूमुलेटिव एस्टिमेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल दिस एमिशंस और इम्पैक्ट्स। तो इस तरह से सबका मिलाकर, राइट, कौन कौन से एमिशंस हो सकते हैं वो पहले जगह पता लगाना, वहाँ पे किस तरह के एमिशंस होंगे वो पता लगाना, और प्रोजेक्ट से कैसा होगा उसका पहले एग्जिस्टिंग स्टेटस देखना, उसके बाद प्रोजेक्ट से क्या होने वाला है वो भी देखना, और फिर बाद में किस तरह के वहाँ पे एमिशंस हो सकते हैं उन सब का भी पता लगाना, और एक बाद में उन सब का क्यूमुलेटिव, राइट, एक साथ कैसे होगा वो भी पता लगाना है, राइट। फिर प्रेडिक्शन ऑफ चेंजेस इन द एम्बियंट एयर क्वालिटी ड्यू टू द पॉइंट, और देखिए पॉइंट सोर्सेज होते हैं पोल्यूशन के, लाइन सोर्सेज होते हैं, राइट। तो उस इन सब को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और उस हिसाब से क्वालिटी मॉडल को बनाना, राइट। फिर एवोल्यूशन ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ द प्रपोज पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, राइट, जिससे कि ये जो ग्रीन हाउस ये जो गैसेस का एमिशन है, राइट, इन सब के लिए किस तरह से उनको उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती है, उन सबको इवेल्युएशन करना, राइट, जिससे कि जो वहाँ के एम्बियंट एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स पे को बढ़ाया जा सके, राइट। फिर मिटिगेशन मेजर्स, अब तक हमने सब कुछ पता लगाया है, जांचा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, डिलिनेशन ऑफ द मिटिगेशन मेजर्स, उन सबको कम कैसे करना है, सोर्स पे कैसे कम करना है, फिर जिस रास्ते से होकर गुजर कर ये मतलब पोल्यूशन फैल रहा है वहाँ पे इसे कैसे रोक सकते हैं, और जहाँ पे पहुँच रहा है ये पोल्यूशन, राइट, पोल्यूटेड एयर जहाँ पे जाके पोल्यूशन कर रहा है वहाँ पे किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं। तो ये 3 जगह हो गए, जहाँ से सोर्स से निकल रहा है, फिर जो रास्ता है, और फिर रिसेप्टर। तो वहाँ पे किस तरह से मिटिगेशन किया जा सकता है, इसे कम कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आता है नॉइस इन्वायरमेंट। अब कोई भी इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ शोर होगा, तो शोर की वजह से क्या होगा, राइट, उसको भी इसी तरह से जांचना है। बात लगभग एक ही जैसी है, सेम चीज़ है, उसे हर बार इस तरह से रिपीट किया जा रहा है, जो कि हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। हम पहले पता लगाते हैं, ये पूरी तरह से जांच करते हैं, स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम एक मैप ड्रॉ करते हैं कि हम किस तरह से उसे कम करेंगे, राइट, उन सबको रिपोर्ट में डाला जाता है, किस तरह से कम किया जाए ये हम देखते हैं। उसके बाद क्लियरेंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो इसमें वही है कि जो मॉनिटरिंग द प्रेजेंट स्टेटस, पहले तो एग्जिस्टिंग स्टेटस प्रेजेंट स्टेटस देखा जाएगा वहाँ पे नॉइस लेवल का, जो इम्पैक्ट जोन है जहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब जहाँ पे ऑब्वियसली फैक्ट्री होगी और उसके आसपास की जगह होगी। फिर वहाँ पे प्रेडिक्शन होगा कि मतलब फ्यूचर में किस तरह से रहेगा नॉइस का लेवल, वहाँ पे कितने डेसिबल्स बढ़ेगा। और फिर वो जो उसके बाद ये भी देखना कि जो आसपास की गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों की मूवमेंट बढ़ेगी तो उससे कितना नॉइस पोल्यूशन होगा, वहाँ पे कितने नॉइस में बढ़ोतरी होगी। फिर इम्पैक्ट्स, और भी इसी तरह के आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पैक्ट ड्यू टू द एंटिसिपेटेड राइज इन नॉइस लेवल्स। तो आसपास के सराउंडिंग में जब ये हमें पता ही है कि एंटिसिपेट किया गया है कि हाँ वहाँ पे शोर का लेवल बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा और कितना असर पड़ेगा उसके आसपास के लोगों पर और वहाँ के डाइवर्सिटी पर, वहाँ की इकोलॉजी पर पूरी तरह से, राइट। तो फिर उसके बाद मिटिगेशन मेजर्स, राइट, तो उसे कम करने के मेजर्स क्या क्या, कदम क्या क्या उठाए जाएंगे। फिर वाटर आता है, एयर हो गया, नॉइस हो गया, वाटर हो गया, वाटर आ गया अब, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी वही है, स्टडिंग एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस वाटर, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग पहले देखा जाएगा ग्राउंड सरफेस वाटर का क्या हाल है, फिर वहाँ पे उसकी क्वालिटी क्वांटिटी भी देखी जाएगी, जो इस इम्पैक्ट जोन है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जहाँ पे मतलब यहाँ पे बात चल रही है। फिर प्रेडिक्शन ऑफ द इम्पैक्ट, अब प्रेडिक्शन किया जाएगा कितना यहाँ पे हो सकता है, पहले कंडीशन क्या है देखा जाएगा, फिर बाद में प्रेडिक्शन किया जाएगा, हाँ यहाँ पे इस तरह से हो सकता है। वहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वहाँ पे जैसे पंपिंग, इस वाटर यूज़ की वजह से, पंपिंग की वजह से वहाँ के पानी में किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं, वाटर कितना पॉल्यूट हो सकता है, वाटर में हैवी मेटल ये सब का पोल्यूशन हो सकता है क्या, और पानी ग्राउंड लेवल वहाँ पे कितना कम हो सकता है, राइट। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्वांटिफाई किया जाएगा, और फिर बाद में क्वांटिफाई करके और वहाँ पे जो वेस्ट वाटर है इंक्लूडिंग जो टॉक्सिक ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पे, उन सबको मतलब एक तरह से जांचा जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, आगे फिर देखिए अब और क्या क्या प्रपोज्ड पोल्यूशन और प्रिवेंशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम वहाँ पे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या जांचा जाएगा कि जो पोल्यूशन होगा तो फिर वो कितना होगा, उसे उससे कम कैसे किया जा सकता है, या फिर उसे बचा कैसे जा सकता है। और फिर वो जो गंदा पानी है, वेस्ट वाटर होगा, तो उसे ट्रीटमेंट करने के लिए किस तरह से मॉडिफिकेशंस किया जाएगा वो सजेस्ट किया जाएगा,
राइट वो मतलब ऐसा करना चाहिए बोल रहे हैं। और उसके बाद प्रेडिक्शन ऑन इम्पैक्ट ऑफ द एफ्लुएंट डिस्चार्ज, तो किसी भी इंडस्ट्री से जब एफ्लुएंट्स निकलेंगे राइट, तो वो कितना निकलेंगे और कितना इम्पैक्ट डालेंगे। प्रेडिक्शन ऑफ द इम्पैक्ट यहाँ पे बताया गया ऑन द क्वालिटी ऑफ रिसीविंग वाटर बॉडी, जहाँ पे उसे छोड़ा जाएगा जिस वाटर बॉडी में वो एफ्लुएंट्स को, वहाँ पर कैसा असर पड़ेगा। वहाँ पे मैथमेटिकल मतलब वहाँ पे एक तरह से जैसे यहाँ अगर सपोज करिए कोई गर्म पानी छोड़ रहा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की वजह से, या फिर एफ्लुएंट्स छोड़ रहे हैं जैसे केमिकल इंडस्ट्री से, तो क्या हो रहा है वहाँ पे उस पानी में अब हैवी मेटल्स, मर्क्यूरी, इस तरह के चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो उस वजह से क्या होगा, अब हमें उसमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और चेक कैसे किया जाता है, कुछ ऐसे डिवाइसेस लगाए जाते हैं राइट, उसमें हैवी मेटल्स क्या क्या है, और भी जो वाटर कंटेंट मतलब वाटर को टेस्टिंग करने के बहुत सारे, एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उस तरह से पता लगाया जाएगा और फिर बाद में मैथमेटिकल सिमुलेशन मॉडल्स बनाए जाएंगे राइट, तो फिर इस एक तरह से क्वान्टिफाई किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर बाद में असेसमेंट ऑफ द फीजिबिलिटी ऑफ वाटर साइकिलिंग, वाटर को रिसाइकल किस तरह से किया जाए वो भी देखा जाएगा। अगर क्या जो मतलब पानी वहाँ पे अगर ख़राब हो रहा है तो क्या वो वेस्ट वाटर को हम लोग दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उन सब का एक डिटेल प्लान बनाया जाएगा। फिर आप देखते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे इसका असर, तो सर्वे ऑफ फ्लोरा एंड फोना क्लियरली डिलिनेटिंग द सीजन एंड ड्यूरेशन। ठीक है, तो फिर सीजन और ड्यूरेशन को भी देखना ज़रूरी है। और फिर बाद में वहाँ के फ्लोरा और फोना मतलब पेड़ पौधे और जानवर राइट, ये फ्लोरा और फोना में आते हैं। तो सीजन और ड्यूरेशन के हिसाब से ये देखा जाएगा। फिर असेसमेंट ऑफ फ्लोरा फोना प्रेजेंट विद द इम्पैक्ट जोन, तो पहले विद इन द इम्पैक्ट जोन, तो इम्पैक्ट जोन में वहाँ पे उन पर कैसा असर पड़ सकता है। तो आपने देखा होगा कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स ये सब होते हैं, उन पर कैसा असर पड़ता है। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं वाटर बॉडीज़ में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन पर कैसा असर पड़ सकता है, टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं और पेड़ पौधे हैं उन पर कैसा असर पड़ सकता है, उन सब का असेसमेंट करना, जांचना। उसके बाद उन्हें आगे जाके कौन से डैमेजेस हो सकते हैं किस वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से। जो टेरेस्ट्रियल भी हो गए, मैंने बताया था टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक फ्लोरा फोना, उन दोनों पर एफ्लुएंट्स अगर डिस्चार्ज किए जाते हैं, और फिर बाद में जो गैसेस एमिशंस होंगे राइट, उनसे वहाँ के फ्लोरा फोना पे किस तरह से असर पड़ेगा। और एसेस ऑफ द डैमेज टू टेरेस्ट्रियल फ्लोरा एंड फोना ड्यू टू एयर पोल्यूशन और लैंड यूज़ और लैंडस्केप चेंजेस की वजह से राइट। तो वहाँ पे ऑब्वियसली लैंड यूज़ होगा उस वजह से, वहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा उस वजह से, और लैंडस्केप चेंज होगा क्योंकि वहाँ पे लैंडस्केप पूरी तरह से चेंज होने वाला है। तो उस चेंज की वजह से, उस प्रोजेक्ट के चेंज की वजह से किस तरह का डैमेज पड़ेगा, और टेरेस्ट्रियल फ्लोरा फोना पे ये सब देखा जाएगा राइट। फिर असेसमेंट ऑफ डैमेज टू द एक्वेटिक, पहले हमने टेरेस्ट्रियल देखा था, तो एक्वेटिक में भी सेम चीज़ देखी जाएगी, वहाँ के फ्लोरा फोना पे किस तरह से असर पड़ेगा, कमर्शियल फिशिंग पर किस तरह से असर पड़ेगा, वहाँ पे उन पे क्या फिजिकल डिस्टर्बेंसेस होंगे ये देखा जाए। सो कमर्शियल फिशिंग की वजह से वहाँ पे फिजिकल डिस्टर्बेंस कैसे हो सकती है और क्या ऑल्ट्रेशन उसके हो सकते हैं। फिर बाद में बायोलॉजिकल स्ट्रेस, तो हमने देखा था पिछले पार्ट में भी और पिछले चैप्टर में भी किस तरह से जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उस पर, एक्वेटिक एनिमल्स है उन पर कितना बायोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ता है। तो फिर फ्लोरा और फोना दोनों में कि दोनों पर किस तरह से स्ट्रेस पड़ेगा, किस तरह से तनाव बढ़ेगा उस पर और उस इम्पैक्ट जोन पर, ये सब देखा जाएगा। और फिर बाद में वही आ जाता है जो मिटिगेशन मेजर्स, क्या क्या उसे कम करने के क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, उन्हें एक तरह से उस प्लान पर लागू किया जाएगा, उसका प्लान किया जाएगा। फिर लैंड एनवायरनमेंट पे देख लेते हैं कि जस्ट सॉइल के पहले क्या स्थिति थी राइट, वहाँ की एग्जिस्टिंग लैंड यूज़ क्या था, कैसा था, वहाँ की टपोग्राफी कैसी थी, वहाँ की लैंडस्केप कैसा था, वहाँ पे कितने पेड़ पौधे थे, ये सब। तो पहले कैसा कंडीशन था वहाँ के लैंड का, उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न कैसा था, मतलब ये क्राइटेरियाज है यहाँ पे जो रिकॉर्ड करने के कि एग्जिस्टिंग कंडीशंस में क्या क्या आ जाता है। पहले लैंड यूज़ आ जाता है, टपोग्राफी आ जाता है, वहाँ का लैंडस्केप आ जाता है, ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, और फिर बाद में वो जो इस इम्पैक्ट जोन का एग्जिस्टिंग लैंड स्टेटस कैसा था वो देखा जाएगा। उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, एस्टिमेशन किया जाएगा कि उस पर प्रोजेक्ट से पड़ने वाला प्रभाव, उसके वही लैंड यूज़ पे, इसकी लैंडस्केप पे, टोपोग्राफी पे, ड्रेनेज पे, उसकी हाइड्रोलॉजी मतलब वहाँ के पानी में, ये सब में किस तरह से असर पड़ेगा। उसके बाद फिर पोटेंशियल यूटिलिटी ऑफ ट्रीटेड, जो वहाँ पे एफ्लुएंट्स छोड़े जाएंगे जो उस इंडस्ट्री से, तो उसे किस तरह से अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी कुछ ध्यान दिया जाएगा, उसे भी देखा जाएगा। और फिर बाद में एस्टिमेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट,
एंड डिलिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो जो सॉलिड वेस्ट निकलेगा उसका एस्टिमेट किया जाएगा, राइट, किस तरह का वहाँ पे सॉलिड वेस्ट निकल सकता है, उस इंडस्ट्री से किस तरह का निकल सकता है। अगर वो प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, राइट, तो किस तरह के केमिकल से सब निकलेंगे, किस तरह के वेस्ट निकलेगा, सॉलिड वेस्ट निकलेगा, राइट। अगर वहाँ पे कुछ हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है तो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, मतलब यही सॉलिड वेस्ट होगा, किस तरह का होगा। और फिर बाद में उसका कैरेक्टराइजेशन और एस्टिमेशन भी किया जाएगा। एस्टिमेशन मतलब कितना निकलेगा, और फिर बाद में उसे मैनेज करने के लिए क्या क्या प्लान्स है, उसे कम करने के लिए पहले तो वेस्ट मिनिमाइजेशन, मतलब वेस्ट कम से कम निकले, उस पर ध्यान दिया जाएगा। उसे मैनेजमेंट के ऑप्शन देखे जाएंगे, और फिर बाद में उसे किस तरह से मैनेज किया जाए कि इन्वायरमेंटली कंपैटिबल डिस्पोजल, मतलब उसे ऐसे डिस्पोज किया जाए कि एनवायरनमेंट को बहुत कम क्षति पहुंचे, एनवायरनमेंट के को उससे प्रॉब्लम ना हो। तो उस पर उस प्लान को डिलिनेट किया जाएगा, राइट। फिर बाद में देखते हैं सोशो इकोनॉमिक एंड हेल्थ इन्वायरमेंट। तो देख सकते हैं आप सोशो इकोनॉमिक, अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो वहाँ पे पहले मतलब जो वहाँ पे डेमोग्राफी थी, वहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पहले कैसी थी, राइट। वहाँ भी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, बिना प्रोजेक्ट, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा, तो अभी कैसी थी। और फिर उसके बाद फिर वहाँ पे एपिडेमियोलॉजिकल डेटा, राइट। तो वहाँ पे जैसे एपिडेमियोलॉजिकल डेटा में क्या क्या आता है, वहाँ पे कौन कौन सी उस जगह में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, जैसे फ्लोरोसिस हो गया, और मलेरिया होगा, फाइलेरिया हो गया, और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या, राइट। इस तरह की बीमारियाँ, मतलब इस तरह की कुछ जगह में कुछ बीमारियाँ ज़्यादा होती है, तो वैसे वहाँ की जो एंडेमिक डिसीजेस कहते हैं उन्हें, उस जगह में वही ज़्यादा पाई जाती है, राइट। और फिर वहाँ पे लोगों की जो मृत्यु दर है, मॉर्बिडिटी रेट्स, वो भी देखी जाएगी जो। और फिर बाद में उस पॉपुलेशन में वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा इम्यून होते हैं, और कुछ लोग की इम्यूनिटी कम होती है किसी एक जगह में, वो सब देखा जाएगा, राइट, उस कॉम्पैक्ट उस इम्पैक्ट जोन में। उसके बाद फिर प्रोजेक्शन ऑफ द एंटिसिपेटेड चेंजेस, राइट। अब जैसे वहाँ पे कुछ इस तरह का केमिकल प्लांट लगने वाला है, जैसे कि उन लोग हेक्सावेलेंट क्रोमियम यूज़ करने वाले हैं, राइट। या फिर किसी कोई बैटरी वाली केमिकल फैक्ट्री लग रही है, बैटरीज जहाँ पे बनती है, तो फिर लेड हो गया, कैडमियम हो गया, ये सब वहाँ से निकलेगा, राइट। तो फिर उस वजह उससे उससे क्या क्या चेंज आ सकता है वहाँ की सोशो इकोनॉमी में, राइट, इकोनॉमिक कंडीशन में, और फिर बाद में वहाँ के लोगों के हेल्थ में, ये सब उसका मतलब एक तरह से प्रोजेक्शन किया जाएगा, एक पूरी तरह से क्लियर पिक्चर दी जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में वहाँ पे बढ़ने वाले ट्रैफिक की वजह से कितनी भीड़ भाड़ बढ़ेगी, राइट। और फिर बाद में इन एडवर्स इम्पैक्ट्स को, ये जो बुरे इम्पैक्ट्स हैं उन्हें कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स उठा सकते हैं, उन्हें डिलीनिएट किया जाएगा। डिलीनिएट करना, यहाँ पे बार बार ये वर्ड आ रहा है, राइट, डिलीनिएट करना। फिर उसके बाद असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑन सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल कल्चरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो आप समझ रहे हैं जैसे कुछ कोई वहाँ पे हेरिटेज साइट्स हो गए, हिस्टोरिकल साइट्स हो गए, जिनका कोई मतलब इतिहास है। फिर वहाँ पे कोई कल्चरल साइट्स हो गई, आर्कियोलॉजिकल, कोई आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पुरातत्व विभाग का कुछ, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट साइट है वहाँ पे, राइट, उन पर कैसा असर पड़ेगा। जैसे कि हमें कुछ साल पहले सुनने में आया था, मतलब ऐसा था कि ताजमहल का कलर चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, आसपास की वहाँ की जगह की वजह से, राइट। तो इस तरह से वो सबको भी देखा जाएगा। और फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ओवरऑल वहाँ अगर ये प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ के लोगों में इकोनॉमिक बेनिफिट कितना होगा लोगों को, राइट। और फिर बाद में रिहैबिलिटेशन रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर वहाँ पे लोगों को वहाँ से हटाकर कहीं और डिस्प्लेस किया जा रहा है, राइट, तो फिर उनका किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाएगा, जो शेड्यूल्ड एरिया है किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, और उन्हें रिहैबिलिटेशन के लिए कैसे करना पड़ेगा, ये सब इसे भी असेस किया जाएगा। अब देखते हैं रिस्क असेसमेंट। तो अभी तक हम देखेंगे इससे और किस तरह के खतरे हैं, राइट। तो हमने अभी तक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स देखे थे, अब और उससे रिस्क क्या क्या और आ सकते हैं, उन सब का असेसमेंट किया जाएगा, राइट। तो अब देखिए हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो किस तरह की आपदाएं आ सकती है, हज़ार्ड्स हो सकते हैं, कोई दुर्घटना हो सकती है, राइट। तो उन सब का भी ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि कहीं पर डैम बना गया है, बांध बनाया गया है, वो टूट सकता है, राइट, होता है ऐसा। और फिर और प्रोजेक्ट की वजह से जैसे कहीं कहीं देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स की जहाँ पे मतलब कुछ फ्रजाइल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है, राइट। तो इसी तरह की बहुत सारी विपदाएं क्या क्या आ सकती है वो देखा जाएगा। फिर मैक्सिमम क्रेडिबल एक्सीडेंट, राइट, ये एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि पोटेंशियल हजार्डेड सिनेरियोज। अब जैसे हम वहाँ पे अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया है तो न्यूक्लियर गैस लीकेज होता है, जैसे फुकुशिमा में हुआ था, राइट, चेरनोबिल में हुआ था, वहाँ पे लीकेज हो गए थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी, हमारे इंडिया का भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, इसी तरह के। और रिसेंटली
विशाखापट्टनम में पॉलीस्टायरीन, राइट, पॉलीस्टायरीन के लीकेज की वजह से बहुत बड़ा खतरा हो गया था। तो इस तरह के जो हजार्डस चीज़ें हैं, इनसे पोटेंशियल हजार्डस सिनेरियोस, इन सब का भी एनालिसिस किया जाएगा, राइट, थ्रू दिस स्टडी मैक्सिमम क्रेडिबल एक्सीडेंट। फिर बाद में कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस ऑफ फेलियर्स एंड एक्सीडेंट्स। तो कौन कौन से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं अगर कुछ भी ख़राब हो जाता है, जैसे अगर फायर, आग भी लग सकती है, कभी कभी होता है, जैसे शिवकाशी ये सब जगह में जो पटाखे की फैक्ट्री है वहाँ पे आग लगते रहती है, वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है, कुछ फट सकता है, राइट। तो हजार्डस रिलीजेस हो सकते हैं, कहीं कहीं पे बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, तो राइट वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, उससे जो होने वाले प्रॉब्लम्स है, और बांध का टूट जाना, राइट, इससे भी के बहुत फ्लड वाली सिचुएशन हो जाती है, वहाँ पे बांध टूट जाता है। तो जैसे इडक्की डैम से जब पानी निकल के आ गया था, तो फिर केरला में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वहाँ पे फ्लड्स आए थे, राइट। फिर बाद में हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडीज़ की जानी चाहिए वहाँ पे, और फिर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑन द अबव। तो फिर इसी तरह से जो कि कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, रिस्क क्या क्या है इस प्रोजेक्ट में, मतलब जो जो इन्वॉल्व रिस्क हैं उन सबको एनालाइज किया जाएगा, उनका असेसमेंट किया जाएगा, और फिर प्रिपरेशन ऑफ एन ऑन साइट एंड ऑफ साइट, राइट, ऑफ द प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो इस हिसाब से फिर एक प्लान बनाया जाएगा कि अगर कोई आपदा आ जाए तो उससे किस तरह से निपटना है, ठीक है। तो ये देखिए, इसे कहते हैं एक्सीडेंट एनालिसिस, राइट, मैक्सिमम क्रेडिबल एक्सीडेंट एनालिसिस। तो इस तरह से वो फ्लो चार्ट रहता है, आप देख सकते हैं, मतलब एक आपके आइडिया के लिए मैंने ये दिया था। फिर आगे देखते हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, ईएमपी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो कंपोनेंट है ईआईए का। तो ये क्या होता है, इसमें मैनेजमेंट प्लान मतलब मैनेज करना है, किसे मैनेज करना है, जो एडवांस इम्पैक्ट पड़ने वाला है प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे, राइट। तो फिर उससे क्या होता है, डिलिनेशन ऑफ द मिटिगेशन मेजर्स इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर ईच इन्वायरमेंटल कॉम्पोनेंट। तो हर जो इन्वायरमेंट का जो कॉम्पोनेंट है उसमें जो इसका प्रिवेंशन और उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस नेगेटिव इम्पैक्ट को, वो देखा जाएगा, और उसे कम करने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे वो उसमें लिखा जाएगा, उस स्टडीज़ में इंक्लूड किया जाएगा। रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्लान, ठीक है, ये भी उसी तरह का है। फिर डिलिनेशन ऑफ द मॉनिटरिंग स्कीम, अगर जब क्लियरेंस मिल गई है, क्लियरेंस मिलने के बाद वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी बातों पर अड़ा है कि नहीं, जो उसने कमिटमेंट दी थी उन कमिटमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं, कंप्लायंट है कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, राइट। ये भी ईआईए का पार्ट ही है। फिर डिलिनेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्लान इंक्लूडिंग स्केड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो जो जो रिसोर्स है उनका एलोकेशन को भी देखा जाएगा, और उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो प्लान बनाना, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। तो की एलिमेंट्स ऑफ एन इनिशियल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इनिशियल कोई भी एक प्रोजेक्ट रहता है, उसका इनिशियल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, और स्कोपिंग का, राइट। तो स्क्रीनिंग हो चुकी है, अब स्कोपिंग देखते हैं। तो की इन्वायरमेंटल इशूज़ टू बी कंसिडर इन रिलेशन टू अ प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो फिर किसी भी जैसे देखिए जो हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, राइट, तो उन्होंने हर सेक्टर के लिए एक गाइडलाइंस जारी की थी। वो टाइम बाय टाइम पे ये सेक्टर्स हर एक सेक्टर के लिए गाइडलाइंस जारी करते रहते हैं, राइट। तो फिर उनमें कौन कौन से की एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उन्हें कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग इनिशियल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या इसकी स्कोपिंग के तहत क्या क्या उसमें की एलिमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, राइट, उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो सब जो ये हमारी मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उसे रेफ़र करके और वो सारे एलिमेंट्स उसमें डालने चाहिए। तो जो इनिशियल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन IPD, राइट, तो वो क्या होता है, एट द वेरी लीस्ट ये जो भी रिव्यूअर होते हैं, राइट, जो एजेंसी होती है इन्वायरमेंटल असेसमेंट एजेंसी, राइट, तो वो उसमें जो रिव्यूअर बैठा होता है, जो एक्चुअली फाइनली डिसीजन देते हैं, तो उनको ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम एक ढंग से इसे देनी चाहिए, तो जिससे कि वो प्रोजेक्ट को स्कोपिंग में मदद कर सके, ठीक है। फिर देखते हैं, और जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मतलब सिग्निफिकेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, मतलब किस तरह की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो IPD में कवर्ड होनी चाहिए। हम IPD की अभी बात कर रहे हैं, इनिशियल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, तो उस डिस्क्रिप्शन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं करंट लोकेशन, ठीक है, तो लोकेशन में क्या आ गया, करंट लैंड यूज़ आ गया, और फिर एंड विथ कॉन्टोर्स वेदर इट कन्फर्म्स द डेवलपमेंट प्लान प्रपोज फॉर दैट एरिया, मतलब
यहाँ पे वो जो उस प्रोजेक्ट को लगाना ठीक रहेगा कि नहीं इस लोकेशन में, अगर वो जैसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, कोई कोस्टल रेगुलेशन जोन में आता है, या फिर इसी तरह का कोई ऐसा एरिया, या फिर वो उसकी कल्चरल या फिर हेरिटेज है, वो कोई हेरिटेज का पार्ट है, राइट, उसकी कोई और इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ पे इसे लगाना ठीक रहेगा कि नहीं। तो लोकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसको इसमें आईपीडी में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट एक्टिविटी इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होने वाली है, ये सब उसके पूरे डिटेल्स इसमें होना चाहिए, राइट। स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब जो होता है, मतलब एक तरह से पूरा एक आउटलाइन देना ज़रूरी है, पूरा एक थरो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। फिर आउटलाइनिंग द की एलिमेंट्स, की प्रोजेक्ट एलिमेंट्स ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से पहले जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो उनको आउटलाइन करना ज़रूरी है। और फिर बाद में कंस्ट्रक्शन, द कंस्ट्रक्शन एंड द ऑपरेशन फेसेस, तो ये प्री कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन के दौरान, और जो वो क्या बोलते हैं वो इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है उस वक्त भी जो ये सब क्या बोलते हैं उनकी जो लिस्ट होती है ना, उसे अटैच करना चाहिए, राइट, इन सबको बताते हुए। तो ये आईपीडी में इन सबको इंक्लूड किया जा सकता है। और ऑफसेट एक्टिविटीज़, राइट। फिर देखते हैं एसोसिएटेड एक्टिविटीज़, अब और उसके रिलेटेड और कौन सी इससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़, जैसे कि जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में जैसे पर्ट चार्ट होता है, ये एक तरह का चार्ट होता है, राइट, एज अ एंड प्रोसेसेस एज अ फ्लो चार्ट डिलिनेटिंग द यूनिट प्रोसेसेस, मतलब वो जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो किस तरह से काम करेगा, उसका इनपुट आउटपुट, और ये जो वहाँ पे पर्ट चार्ट ये सब होता है, उन सबको उसमें इंक्लूड किया जाएगा, राइट। उसका स्केल, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, क्या होगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, कंस्ट्रक्शन के वक्त कितनी कॉस्ट आ रही है, ये सब उसमें दिया जाएगा। और दिस वुड फैसिलिटेट द रिव्यूअर टास्क, तो जो रिव्यू करेगा उसे डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी। तो जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, राइट, जो अभी तक आपको समझ में आ गया प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट क्या होता है, कौन होता है, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको लगवाना है। तो द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट आफ्टर सूटेबल स्कोपिंग शुड प्रोवाइड इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन फॉर कंसिडरेशन इन डिटेल EIA, राइट, ठीक है। तो ये सारे जो स्कोपिंग के जो क्या बोलते हैं स्कोपिंग की जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिटेल EIA में वो प्रेजेंट कर सकता है। और फिर बाद में जो रिव्यूअर है, राइट, जो रिव्यू करेगा, वाइल असेसिंग द रिपोर्ट शुड फोकस ऑन द क्रूशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्विंग प्रोजेक्ट लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो रिव्यूअर है उसे ये सब चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए कि कहाँ पे लोकेशन है, क्या वो ठीक है कि नहीं, और उस प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट, किस तरह का असर पड़ेगा, राइट। तो अब देखते हैं प्रोजेक्ट लोकेशन, अब इसके बारे में स्पेसिफिकली देखते हैं। तो द साइट सेलेक्शन कैन बी एन इफेक्टिव अप्रोच इन मिनिमाइजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मिटिगेशन मेजर्स, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे ऐसी जगह में अगर लगाना सही नहीं है इस प्रोजेक्ट को, तो फिर वहाँ पे नहीं लगाया जाए, ठीक है, उसकी जगह कोई और लोकेशन में शिफ्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का भी उसमें ध्यान रखना होता है। फिर प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन शुड बी रिव्यूड बेस्ड अपॉन रेगुलेटरी एंड नॉन रेगुलेटरी क्राइटेरिया, तो फिर जो रेगुलेशंस बनाए हुए, नियम बनाए हुए हैं, उस पर भी उभरना क्या एक तरह से पूरी तरह से खरा उतरना चाहिए। और फिर नॉन रेगुलेटरी क्राइटेरियाज होते हैं, उस पर भी वो उभरना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट जहाँ पे लग रहा है ये एकदम सही जगह है या नहीं है, ठीक है। ये नहीं हो कि एकदम ट्राइबल एरिया में लगा दे रहे हैं और वहाँ से पूरी तरह से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, और फिर वहाँ पे बहुत सारे इन्वायरमेंटल डैमेजेस भी हो रहे हैं, और वो ट्राइब पूरी तरह से उस वजह से नष्ट हो रहा है। इस तरह से भी नहीं होना चाहिए, ये सब ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट साइटिंग, प्रोजेक्ट का मतलब साइट जो जगह है, साइटिंग रेस्ट्रिक्शन डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यही मैंने बताया था कि वो मतलब अगर वो बहुत सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे जैसे कुछ एक तरह के ट्राइब्स रहते हैं, वहाँ पे मतलब बाकी लोगों का जाना मना है, तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। या फिर वो इकोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल जगह है, जैसे हिमालयाज़ ये सब हो गए, राइट। तो ये बता रहे हैं कि वहाँ की जो सेंसिटिविटी है उस पर डिपेंड होना चाहिए, राइट, उसके हिसाब से वहाँ पे रहना चाहिए। तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसी है प्रॉब्लम है तो वहाँ पे पाबंदियाँ लगाना भी सही है, जैसा हमने देखा था कि पिछले नोटिफिकेशन ये सब में दिया हुआ था कि ये कुछ स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशंस में अलाउड नहीं था, राइट, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगाना, माइनिंग करना। फिर देखते हैं सेंसिटिविटी शुड बी असेस्ड, तो सेंसिटिविटी को असेस किया जाना चाहिए इन रिलेशन टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू द प्लेसेस साइट्स
लिस्टेड इन द इन्वायरमेंटली जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, राइट। तो जैसे मैंने बताया था कोई सेंसिटिव जोन है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है और ये हमारी मिनिस्ट्री ने पॉलिसी नोटिफाई कर रखा है, नहीं हम फिर भी वहीं पे लगाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेंसिटिविटी वहाँ की जो सेंसिटिव है कि नहीं वो जगह, वो इस हिसाब से उसे असेस करना चाहिए। उसके बाद फिर देखना चाहिए कि अगर प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाने लायक है तो ठीक है, वरना उसे वहाँ पे लगाने से एकदम मना कर देना चाहिए, क्लियरेंस नहीं देना चाहिए। फिर आप आगे देखते हैं साइटिंग क्राइटेरिया, राइट। तो जो हमारी मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, उस मिनिस्ट्री ने कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, राइट, कि कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है, प्रोजेक्ट की साइट क्या होगी, साइटिंग का मतलब जगह, राइट, लोकेशन, ठीक है। फिर देखते हैं एज फार एज पॉसिबल प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड फॉरेस्ट लैंड मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, एकदम सही बात बोल रहे हैं। जो प्राइम एग्रीकल्चर एरिया है कि अगर आप एग्रीकल्चर ही हटा देंगे तो फिर वहाँ के लोग खाएंगे क्या। और फॉरेस्ट लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड है और जो जंगल है उसे पूरी तरह से इंडस्ट्रियल साइट पे कन्वर्ट ना किया जाए। फिर देखते हैं और कुछ गाइडलाइंस देखते हैं उनके कुछ और प्लान्स क्या हैं जो मिनिस्ट्री के, हमारी मिनिस्ट्री के। लैंड एक्वायर्ड शुड बी minimum but sufficient to provide for green belt wherein the treated wastewater if possible suitable could be utilized from wastewater treatment systems, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जब लैंड एक्वायर किया गया है इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, राइट, उसको उस ज़मीन को लिया गया है वहाँ, ठीक है, वहाँ पे तो फिर ट्राई करना चाहिए कि वहाँ पे कोई ग्रीन बेल्ट लगा ली जाए। और फिर जो वहाँ पे जो पानी निकलेगा तो वहाँ पे कोई सी ट्रीटमेंट वाटर का मतलब जो वेस्ट वाटर निकलता है उसे ट्रीट करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट सिस्टम्स वहाँ पे लगा दिए जाए, अगर वहाँ पे पॉसिबल है तो। मतलब ये सब इन सब चीज़ों का भी उस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर वहाँ पे स्टडी होनी चाहिए और इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट। और इनफ स्पेस में बी प्रोवाइडेड फॉर स्टोरिंग सॉलिड वेस्ट, अगर वहाँ से ऑब्वियसली सॉलिड वेस्ट निकलेगा तो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है तो उसे स्टोर करने के लिए सफिशेंट जगह है कि नहीं, राइट, पर्याप्त जगह है कि नहीं, उसे देखना ज़रूरी है। उस हिसाब से साइट को चुनना ज़रूरी है। द स्पेस एंड द वेस्ट कैन बी मेड अवेलेबल फॉर पॉसिबल रीयूज़ इन फ्यूचर, ठीक है। तो जो वो जगह है, स्पेस मतलब उस जगह को, और जो वेस्ट है उसे फ्यूचर में क्या हम रीयूज़ कर सकते हैं, होता है ना कुछ वेस्ट को हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं। जैसे ट्रीटेड वाटर को, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके हम यूज़ कर सकते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी है ये सब, उस सब पे वो भी ध्यान देना चाहिए। फिर लेआउट एंड फॉर्म ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट कन्फर्म टू द लैंडस्केप ऑफ द एरिया विदाउट अनड्यूली अफेक्टिंग द सीनिक फीचर्स ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। तो फिर जो प्रोजेक्ट है, राइट, जो प्रोजेक्ट है अगर लगाने की वजह से सपोज़ एक जगह है वहाँ की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, राइट, अगर हम वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि इंडस्ट्री लगाने की वजह से वहाँ की पूरी जो सीनिक ब्यूटी है, मतलब वहाँ पे जो इतना अच्छा जो उसकी खूबसूरती थी, जो नेचुरल खूबसूरती थी, वो पूरी तरह से मिट जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर वहाँ पे उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, राइट। तो ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर एसोसिएटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट इफ़ एनी क्रिएटेड मस्ट प्रोवाइड फाइटो बैरियर। अब देखिए ये फाइटोग्राफिक बैरियर क्या होता है, जैसे सपोज़ एक जगह है उसके कुछ दूर में कुछ लोग रहते हैं, मतलब छोटा सा शहर है या फिर कोई कस्बा है, राइट। तो फिर उस इंडस्ट्री के बीच में, इस इंडस्ट्री हो गई और उस इंडस्ट्री के बीच में और वो उस शहर के बीच में या फिर उस छोटे सी जगह के बीच में जहाँ लोग रहते हैं के बीच में बहुत सारे पेड़ उगा देने चाहिए, तो उसे फाइटोग्राफिक बैरियर कहते हैं, उस टाउनशिप के बीच में और प्रोजेक्ट के बीच में। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और फिर विंड डायरेक्शन, ठीक है, तो वहाँ पे विंड जो कि डायरेक्शन है उसे भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, राइट। फिर इन एडिशन द फॉलोइंग डिस्टेंसेस शुड बी मेंटेन, ठीक है। तो फिर अब डिस्टेंस के हिसाब से बता रहा है कि इतनी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे, मतलब ये स्पेसिफिकली इसमें बता रहे हैं। तो कोस्टल एरियाज़ में देखिए एटलीस्ट 1/2 किलोमीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन, राइट, जो हाई टाइड लाइन है उससे 1/2 किलोमीटर, और स्पेसिफाइड एक्टिविटी एज पर CRZ जो कोस्टल रेगुलेशन जोन के नोटिफिकेशन के हिसाब से, राइट, यहाँ पे दिया गया है। तो 1/2 किलोमीटर से दूर रहना चाहिए, कम से कम इतना दूर होना चाहिए हाई टाइड लाइन के, ठीक है। फिर हाई टाइड लाइन इज़ टू बी डिलिमिटेड बाय ऑथराइज एजेंसी ओनली, जिस एजेंसी को हक है, राइट, जो ऑथराइज एजेंसी है उस वहाँ पे डिसाइड करे कि हाई टाइड लाइन कहाँ है। ये नहीं कि हाँ कोई भी आया और बता दिया ये हाई टाइड लाइन है तो हमें इससे आधा किलोमीटर दूर है, हमारा मतलब करेक्ट लोकेशन में लगा है, ऐसा नहीं होता। जो अथॉरिटी है वही डिसाइड करेगी। उसके बाद एस्चुरीज का, ये कोस्टल एरियाज़ का ये हो गया
एस्चुरीज में देखिए कम से कम 200 मीटर दूर, राइट, जो एस्चुरी की जो बाउंड्रीज से यहाँ पे देखिए बाउंड्रीज बोल रहे हैं, उससे 200 मीटर दूर लगाना चाहिए। इतना डिस्टेंस मतलब मेंटेन करना चाहिए। और जो फ्लड प्लेन्स है और रिवराइन सिस्टम्स हैं, राइट, वहाँ से कम 500 मीटर दूर जो फ्लड प्लेन्स होते हैं और मॉडिफाइड प्लस फ्लड प्लेन्स होते हैं और फ्लड कंट्रोल सिस्टम्स है, वहाँ से इतना दूर होना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई टाइड लाइन, ये सब 500, यहाँ पे देखिए ये हाई टाइड लाइन दिया गया है, राइट। यहाँ पे आपको समझाने के लिए हाई टाइड लाइन यहाँ पे दिया गया है, ये लो टाइड लाइन हो गया। तो यहाँ से कम 200 मीटर दूर होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से एस्चुरीज ये सबसे 500 मीटर दूर, इस तरह का मतलब ये जो नोटिफिकेशन से सब निकलते हैं। यहाँ पे ये देखिए 2011 का CRZ का नोटिफिकेशन है, राइट। तो फिर इस तरह से अथॉरिटी जो डिसाइड करती है उनका पालन होना चाहिए, राइट। उसी तरह से इंडस्ट्री का जो लोकेशन कहाँ होगा वो डिसाइड किया जाना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं वहाँ से कम 500 मीटर, राइट, 500 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। जो हाईवे हो गए, रेलवेज हो गए, उससे कम 500 मीटर दूर होना चाहिए। और फिर मेजर सेटलमेंट्स होते हैं, जैसे जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख से ऊपर है, एटलीस्ट उससे 25 किलोमीटर दूर होना चाहिए, उसकी बाउंड्री होती है, राइट, उससे 25 किलोमीटर दूर होना चाहिए। उसके बाद इन एडिशन टू द साइटिंग क्राइटेरिया लिस्टेड अबव, मतलब इस जो यहाँ पे क्राइटेरिया दे रही है उसके दिए गए हैं, उसके अलावा जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन में, राइट, उसकी लोकेशन चुनने के लिए जो रिव्यू और भी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि उसके और भी कुछ जो इश्यूज़ होते हैं वो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जो एम्बियंट एयर क्वालिटी है, राइट, एम्बियंट एयर क्वालिटी हो गई, वाटर क्वालिटी हो गई, नॉइस क्वालिटी हो गई, तो इनके स्टैंडर्ड से सबका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज़ है, और जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है। फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पे जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, नेचुरल डिज़ास्टर है, वो ज़्यादा हो सकते हैं, उसका भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भूकंप आता है और वहीं पे कुछ इस तरह के माइनिंग का काम चल रहा है, राइट। तो कि जैसे नॉर्थ ईस्ट पूरा सिस्मिकली प्रोन एरिया है, और वहाँ के आपको पता होगा जयंतिया हिल्स, राइट, जयंतिया और गारो हिल्स ये सब है, वहाँ पे माइनिंग होती रहती है। तो वहाँ पे लोगों को कितनी दिक्कत आती है, भूकंप वहाँ पे आते रहते हैं। तो ऐसी जैसी जगह में माइनिंग का काम, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को नहीं लगाना चाहिए। फिर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, वो तो उसमें सब आ जाता है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी हो गई, रोड की ढंग के वहाँ पे रोड्स है कि नहीं, और उनकी चौड़ाई की कैसी है, और उसकी कैपेसिटी कितनी, उसकी क्षमता कितनी है, इन सब को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या है। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है जो इंडिया का सिस्टम है, उसकी कुछ कमियां क्या क्या है, और कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं जो कमियों को भरने के लिए, राइट। हम ये देखते हैं, लेक्चर अभी ऑलरेडी बड़ा होता जा रहा है। तो देखिए अब कमियां देखिए यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की, इसको जो एप्लीकेशन में क्या क्या दिक्कतें आ रही कि जो क्या है, देयर आर सेवरल प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे एक्चुअली इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन इस नोटिफिकेशन से उसे एग्जाम्प्ट कर दिया गया, मतलब उसे हटा दिया गया है, ये कह कर के वो Schedule 1 में नहीं आते हैं, या फिर उनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, राइट। तो इसलिए उसने नोटिफिकेशन से हटा दिया, तो उसका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन उसे हटा दिया गया, ये कह कर के कुछ बहाने दे दिए गए कि उसका इन्वेस्टमेंट कम है, राइट, और वो Schedule 1 में नहीं आता है। फिर और भी ऐसा कुछ है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज़ और स्टैंडर्ड्स, इसमें भी कुछ गलतियाँ हैं, मतलब कुछ खामियाँ हैं, राइट, ठीक है। जो एक्सपर्ट कमिटीज़ होती हैं और उनके स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो ये देखा गया है कि जो टीम बनाई जाती है ना EIA स्टडीज़ को कंडक्ट करने के लिए, उनके पास एक्चुअली एक्सपर्टीज़ नहीं है। जो बहुत सारी फील्ड्स होती है ना, होते हैं उसमें, जैसे उसमें जो इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं होते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, और सोशल साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है। ये सब देखने के लिए जो हमने इतने सारे फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए थे, उन सब की स्टडी करेगा कौन, करने वाले कम से कम एक्सपर्ट तो हो, उन्हें कुछ नॉलेज तो हो, कौन कर रहा है वहाँ पे। तो ये देखा गया जो स्टडीज़ मतलब ये जो कंडक्ट करवाती हैं स्टडीज़, ठीक है, जो बॉडीज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो एजेंसी होती है, उनके पास ही एक्सपर्टीज़ नहीं है, ये देखा गया है, राइट। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, देयर इज़ अ लैक ऑफ एग्जॉस्टिव इकोलॉजिकल एंड सेंसिटिव इंडिकेटर्स, ठीक है। तो जो इतने सारे इंडिकेटर्स होते हैं उसमें मतलब एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ये जो इंडिकेटर्स हैं जिस चीज़ पर इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे सोशो इकोनॉमिक हो गया, राइट, जहाँ मतलब वहाँ पे लोग, ऐसा नहीं है कि उठा के फेंक दिया उन लोग को, उनके पूरे रोज़गार चला जाता है, उनका घर छिन जाता है, तो उसका बहुत बार देखा ध्यान नहीं दिया गया। और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में भी लोग उतना ध्यान नहीं देते उसमें, मतलब उस लिस्ट को एक पूरी तरह से एग्जॉस्टिव, मतलब एक लंबा लिस्ट, अच्छा खासा एग्जॉस्टिव मतलब पूरा वो नहीं होता है।
ठीक है। फिर पब्लिक हियरिंग में भी कुछ खामियां हैं यहाँ पे इस प्रोसेस में, कि जो पब्लिक कमेंट्स होते हैं उन्हें मोस्टली जो अर्ली स्टेज में जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ होता है या फिर उसकी अर्ली स्टेज होती है उसमें उसे नहीं मतलब उसे एक तरह से वॉइस नहीं दी जाती, उसको अकाउंट में नहीं लिया जाता है, उन्हें अनदेखा किया जाता है जो पब्लिक कमेंट्स होते हैं। उसके वजह से फिर क्या होता है, सडनली वो लोग होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है, और फिर एक तरह से मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन, एक मतभेद का सिचुएशन आ जाता है। ठीक है, तो जिससे आगे जाके वो प्रोजेक्ट की क्लियरेंस में बाधा बनता है, तो फिर वो प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं हो पाता, इस वजह से एनपीए बढ़ जाता है। राइट, तो बहुत तरीके से दिक्कत आती हैं। फिर ऐसा देखा गया कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे बहुत सोशल इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, उन्हें मैंडेटरी पब्लिक हियरिंग के प्रोसेस से अलग कर दिया, मतलब उसे मतलब इससे छुटकारा दे दिया गया है, जिससे मैंडेटरी जो पब्लिक हियरिंग के प्रोसेस है उससे एकदम उसे छुटकारा दे दिया गया है। ठीक है, तो फिर ये भी एक बहुत ख़राब चीज़ है। फिर बाद में ये देखा गया जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, द डॉक्यूमेंट विच द पब्लिक आर एंटाइटल टू आर सेल्डम अवेलेबल। तो ये देखा गया है ना, जब पब्लिक हियरिंग का क्राइटेरिया यही है कि जो भी लोग उनसे अफेक्टेड होंगे उन सबको हक है कि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें एक्सेसिबल रहे, वो इन इन्फॉर्मेशन को देख पाए, ताकि उन्हें समझ तो है कि अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट लगता है तो फिर वहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। राइट, लेकिन उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं, ये भी बहुत ख़राब चीज़ है। फिर द डेटा कलेक्टर्स डू नॉट पे रिस्पेक्ट टू द इंडिजिनस नॉलेज। जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि जो ट्राइबल लोग रहते हैं उस फॉरेस्ट में, उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है, राइट, वो उस जगह की, क्योंकि वो ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कुछ साइंटिस्ट मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, वो सोचते हैं इन्हें क्या पता होगा, राइट, तो उन्हें अनदेखा किया जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खामी है। फिर क्वालिटी की बात आती है, तो क्वालिटी में क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न विद इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ ईआईए। तो जो क्वालिटी ईआईए की जो रिपोर्ट बनती है उसकी क्वालिटी ढंग की नहीं होती है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो द रिपोर्ट्स आर जनरली इनकम्प्लीट। ये जो रिपोर्ट्स हैं वो मोस्टली ज़्यादातर देखा गया आधी होती हैं, उसमें पूरे क्राइटेरियाज नहीं होते हैं, जिस तरह से पेपर वर्क ढंग से करना चाहिए वैसा नहीं होता है, और उसमें कभी कभी गलत डेटा भी इंक्लूड किया जाता है। राइट, कि जैसे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हम ये चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करेंगे जिससे कि वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे पोल्यूशन होगा नहीं, और होगा तो काफ़ी कम होगा, मतलब इस तरह के फॉल्स डेटा का इस्तेमाल किया, डेटा मैनिपुलेट किया जाता है। उसके बाद ईआईए रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि वो क्या करते हैं, बहुत सारे बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, जिससे जब वो अपना असेसमेंट कैरी आउट करते हैं, जिसमें कि बहुत सारी जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी वो इन्फॉर्मेशन उसमें से गायब होती है, ओमिट कर दी जाती है। राइट, फिर बहुत सारे ईआईए रिपोर्ट क्या होते हैं, सिंगल सीजन डेटा, जो रैपिड ईआईए में जैसे देखा था कि सिर्फ एक सिंगल सीजन की डेटा पर ही वो बेस्ड होते हैं। राइट, उनका आधार सिर्फ एक सीज़न का होता है, जो कि मतलब एक तरह से एडिकेट नहीं है, पूरा नहीं है। राइट, पूरा साल भर करने की ज़रूरत है, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए बहुत बेटर होता है, ताकि एक बड़ी पिक्चर मिल सके, हाँ समझ में आए। हो सकता है एक सीज़न में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, अगले सीज़न में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, राइट, बारिश हो जाए या फिर कुछ और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को इन्वॉल्व करने तो उसे लंबा एक कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए की ज़रूरत है। लेकिन ये देखा गया कि सिंगल सीजन डेटा को ही सबमिट कर देते हैं वहाँ पे, राइट, जिससे कि क्लियरेंस जल्दी जल्दी उन्हें मिल जाए, क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस करना है। ऑल दिस मेक्स द एंटायर जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से ये सब करने का फ़ायदा ही क्या है, इतने बड़े बड़े जो ईआईए है ये सब, इसे करने का फ़ायदा क्या है, जब इसी तरह से क्लियरेंस लेना है तो पूरी तरह से इसका पर्पस डिफीट होता दिखता है। राइट, फिर और जो ईआईए जो होता है, इसे ऐसी एजेंसीज़ को, जो मतलब जैसे प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, कुछ एजेंसीज़ को देती हैं या फिर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स को देती हैं, और उन्हें काफ़ी पैसा देती हैं कि आप ये जाइए यहाँ पे जो कंडक्ट करना है ये करिए, किसी भी तरह से क्लियरेंस लेकर आइए, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे वो देती हैं। राइट, जो कंपनीज़ होती हैं उन्हें वो पैसा देती है। तो बहुत कम चांस है कि जो उन लोग जो फाइनल जो असेसमेंट रिपोर्ट बनाएंगे ना, वो अनबायस्ड होगी, कि हाँ भाई सच में आपकी इंडस्ट्री लगाने से ये प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए आपको नहीं लगाना चाहिए, या फिर आपको ये इस तरह के खर्चा करना पड़ेगा, जिससे कि आपके मतलब मिटिगेशन मेजर्स के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसा कम चांसेस है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं का पैसा खाया होता है, तो उनका काम है क्लियरेंस लाना, वो किसी भी तरह से बाय हुक बाय क्रुक क्लियरेंस ला के दे देते हैं। राइट, तो ये देखा गया है, जो कंसल्टेंसी फर्म्स ये सब होते हैं वो है, उनके पास ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, ये जो इस कंसर्न सब्जेक्ट में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि जब उड़ीसा के तटीय इलाके में, कोस्ट में, ऐसा ऑयल एक्सप्लोरेशन का
एक प्रपोज प्लान था, किसके द्वारा, रिलायंस ग्रुप के द्वारा। तो जो EIA ने ये पाया गया था कि EIA हैज़ बीन गिवन टू द लाइफ साइंस डिपार्टमेंट ऑफ बहरामपुर यूनिवर्सिटी। तो ये बहरामपुर यूनिवर्सिटी के लाइफ साइंस डिपार्टमेंट को इसका काम दिया गया था EIA का। उनके पास, इस बहरामपुर यूनिवर्सिटी के पास एक्चुअली कोई एक्सपर्टीज़ नहीं थी। ये देखा गया था, हमने देखा था ना कि ये जो बॉडी होती है, अथॉरिटी होती है, कभी कभी उनके पास कोई एक्सपर्टीज़ ही नहीं होते। ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, सोशल साइंटिस्ट हो गए, राइट। तो इन सब के पास वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं थे। तो उनके पास एक्सपर्टीज़ ही नहीं थी जो वहाँ पे जो टर्टल्स होते हैं, राइट, उड़ीसा में पता ही आपको टर्टल्स होते हैं। तो फिर टर्टल्स को लेकर, उनके लाइफ साइकिल को लेकर उनके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, राइट। तो ठीक है, लेक्चर को अभी यहाँ पे इस पार्ट को अभी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में इसे मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आपसे उम्मीद है आप लोग इसे देखते रहेंगे और ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट के साथ आती हूँ, राइट। थैंक यू।